Hello everyone, am I audible? This is Engineer Bakhtavar and I'm the moderator for this webinar. Our webinar is about to start, just wait a little bit. Hello everyone. On behalf of Logic Solution, I welcome you all on today's webinar, which is about the stress management. I'm delighted to be your moderator for this insightful session where we will explore strategies and insights to navigate and alleviate stress in our daily lives. Our resource person for this webinar is Mr. Mudassir Saeed, who is a seasoned entrepreneur and a finance and HR specialist and faculty member of a renowned university. Along with that, he is also a PhD scholar with over 20 years of professional experience, and he is also serving as Chief Operating Officer at Logic Solution. Let's embark on this journey together. If you have got any questions, you can drop into chat box. We'll try to answer every question. Thank you so much, sir, for taking time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all participants. Am I audible to everyone? Okay, thank you very much. Today we are going to learn about the stress management. Everyone is affected by this word stress, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई जॉब करते हो, किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो, वो सब
अफेक्टेड होते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो आज हम यही देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता क्यों है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसके साथ हमें डील किस तरह करना है। और ये सारी चीजें इसमें आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो जनाब, सबसे पहले तो स्ट्रेस को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है उसकी मैनेजमेंट टेक्निक सीखने से पहले। स्ट्रेस बेसिकली एक स्टेट है, आपकी मेंटल स्टेट है परेशान होने की, और वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन, और जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट सिचुएशन, या किसी भी सिचुएशन में आपका माइंड आपकी इस स्टेट के अंदर जा सकता है। और स्ट्रेस जो है वो उस सिचुएशन की वजह से जो आपका रिस्पॉन्स है वो बेसिकली स्ट्रेस को डेवलप करता है। और जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, हर किसी को स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिचुएशन में डिफरेंट तरह से उसी सेम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाज के लिए वो सेम सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बाज लोगों को बिल्कुल भी उसमें स्ट्रेस फील नहीं होता है। तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किल्स, उनकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह से वो जो कंडीशंस होती हैं उसमें बिहेव करते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो उसमें कितना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को किस तरह से वो ले रहे हैं। तो स्ट्रेस सबसे पहले एक चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड की कि वो एक मेंटल स्टेट है। अब स्ट्रेस हमारी बॉडी को किस तरह से या हमें किस तरह से अफेक्ट करता है। स्ट्रेस हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों को इम्पैक्ट कर रहा होता है। टू मच स्ट्रेस अगर हमारी लाइफ में हो तो वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमें स्ट्रेस के साथ डील किस तरह से करना है। अगर हम स्ट्रेस की वजह से परेशान हो रहे हैं तो अपनी इस परेशानी में हमें ओवरकम किस तरह करना है। ये इन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और आपकी एज, किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, तो आपके ऊपर उसका स्ट्रेस का इम्पेक्ट आपके ऊपर भी होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों के ऊपर स्ट्रेस का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट कर रहा होता है। हमारे सोसाइटी के अंदर जब हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट आता है तो उसको तो हम बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझते भी, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड के ऊपर जो उसका इफेक्ट होता है उसे हम इग्नोर करते हैं। और अगर कोई इस तरफ तवज्जो, अटेंशन हमारी दिलाने की कोशिश भी करता है तो उसको हम इग्नोर करने की ही कोशिश करते हैं। हालांकि जो हमारी बॉडी पे उसका इम्पेक्ट होता है उतना ही इम्पेक्ट हमारे माइंड के ऊपर भी होता है, और इसको भी अंडरस्टैंड करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस हमेशा प्रॉब्लम ही होता है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि अ, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, वो इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेस का जब आप वर्ड सुनते हैं तो क्या आपके जहन में यही बात आती है कि जनाब ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो सर ये ओवर टू द डिपेंड करता ऑडियंस। है।
ये डिपेंड करता है, दिस इज ईशान। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस को हम किस तरह ले रहे हैं। तो स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है और स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, व्हाट आई थिंक। तो जिशान साहब थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में बताएं। देखिए सर, जब भी जैसे हम एग्जाम के अंदर होते हैं, एग्जाम में हमें टेंशन भी होती है लेकिन साथ साथ सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस दैट गिव्स अस द पुश टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड्स। एट द सेम टाइम व्हेन वी आर बीइंग अ न्यू पेरेंट, तो वो एक पूरा प्रोसेस जो है ना बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन उसका जो आउटकम होता जी, थैंक यू वेरी मच जिशान साहब। कोई और जो स्ट्रेस पे बात करना चाहता हो? जी, आप में से कोई और? चलें, हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेस हमेशा प्रॉब्लम ही होता है। तो जनाब, स्ट्रेस को जो है वो हम दो अ, तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस, जिसको जिशान साहब ने पॉजिटिव स्ट्रेस कहा है, बिल्कुल उसी तरह से है। बेसिकली गुड स्ट्रेस जो है वो एक एक स्ट्रेस की टाइप है जिसको आप पॉजिटिव और बेनिफिशियल स्ट्रेस कह सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, मैनेजेबल होता है। ये किसी एक्साइटमेंट की फीलिंग को की तरफ भी आपको ले जा सकता है, किसी मोटिवेशन की तरफ भी लेके जा सकता है, और आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। जैसा कि जिशान साहब ने एग्जाम्पल दी एग्जामिनेशंस की। ऑब्वियसली इस वक्त हमें एग्जामिनेशंस के हवाले से कोई चीज़ प्रिपेयर करनी होती है या एग्जाम्स का शेड्यूल हमारे पास आता है, तो हम स्ट्रेस हमारे लिए वो स्ट्रेस होता है, और फिर हमारे पास मोटिवेशन आ जाती है उसके अंदर, उसके लिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए या एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, और हम उसकी तरफ काम करने लगते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारी वर्क प्लेस है, वहाँ पे हमें पता हो कि अगर कोई हमें स्पेशल टास्क मिला है और इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट लगने वाला है, या हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर उसके गुड जो है वो इम्पैक्ट आएगा, तो हम उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। इसी तरह से अगर आपको पता है कि जनाब आपको पिकनिक के ऊपर जाना है और अरेंजमेंट्स आपने करनी है, तो आप उसकी अरेंजमेंट्स का भी स्ट्रेस आपके ऊपर होता है, लेकिन आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आप उसको उसकी तरफ आगे काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा, गुड स्ट्रेस जो होता है वो आपके लिए चैलेंजेस से जो है वो सामने आता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से जो है वो सामने आता है, और वो कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए वो सिचुएशन पुश कर रही हो, उसमें वो स्ट्रेस आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनाब कंफर्ट जोन में ज्यादा टाइम तक आपको नहीं रहना चाहिए, बल्कि कोई उससे बाहर निकल के काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो आप जब आप ऐसा करेंगे तो आपको स्ट्रेस फील होगा। तो गुड स्ट्रेस, ये तमाम सिचुएशन में गुड स्ट्रेस आपके पास होता है। आपको जो स्ट्रेस फील होता है वो गुड स्ट्रेस होता है। इसी तरह से गुड स्ट्रेस, जिस वक्त अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, किसी आप जर्नी, एडवेंचरस जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, इन तमाम सिचुएशंस में भी जो स्ट्रेस आपको फील होता है वो गुड स्ट्रेस होता है, और इसी गुड स्ट्रेस की वजह से आप काम करने के लिए आमादा होते हैं। अगर ये स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में उसको फेस करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मतलब आप कहेंगे मुझे कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप किसी एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर आपको वो स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा। अगर आप कोई एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप उसके अंदर आप उसका स्ट्रेस ही नहीं है आपको, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये जो स्ट्रेस आपको कुछ काम करने पे आमादा करता है, ये गुड स्ट्रेस कहलाता है। और डेफिनेटली कभी कभार ये गुड स्ट्रेस जो है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अगर बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म ना करें तो फिर ये बैड स्ट्रेस की तरफ भी चला जाता है। होगा वो यही, लेकिन वो बैड स्ट्रेस की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे अ, जैसा कि हमने इसको स्टार्ट में डिस्कस किया कि हर किसी को, एक चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या वो कोई बड़ा हो, हर किसी को अ, हर किसी को स्ट्रेस का जो है वो सामना होता है। और डेफिनेटली उसको उसको डील भी करना होता है स्ट्रेस को। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या हम ओवर स्ट्रेस तो नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम ओवर स्ट्रेस हो रहे होते हैं। और जब हम ये मालूम कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करेंगे हम जब भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर ये है कि हो सकता है कि हमें कंसंट्रेट करने के इश्यूज आने लगे। अगर हमारी कंसंट्रेशन इश्यूज में इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि हम ओवर स्ट्रेस हैं। हमारी सर में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को स्टमक उनका अपसेट हो जाता है। नींद का ना आना ये ओवर स्ट्रेस होने की निशानी होती है। भूख का कम लगना, या कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेस में लोग ज्यादा खाने लगते। तो ये भी चीजें हैं अनयूजुअल। अगर हम हमारे साथ हो रहा है तो हमें उसको देखना होगा कि अ, हम इन चीजों की वजह से ओवर स्ट्रेस तो नहीं है। अच्छा, इसी तरह से स्ट्रेस जो है वो क्रॉनिक भी बन सकता है और फिर वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज डेवलप कर सकता है। और फिर वो हमारी कुछ और बैड हैबिट्स जनरेट कर सकता है, जिसमें यूज ऑफ टोबैको या अल्कोहल और इस किस्म की चीजें वो डेवलप कर सकता है। इसी तरह से हमारी मेंटल, अगर हम बहुत टाइम तक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहें और सिचुएशन में रहें तो हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को बहुत खराब कर लेता है। और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और इस किस्म के इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। और तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि इन तमाम चीजों से हमें कोई ऐसे सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे। अगर हैं, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है। वहां पे हमें देखने की जरूरत है कि हमारा जो रूटीन है उसमें हम अपनी किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं।
स्ट्रेस अपनी सोर्स, जहां से वो स्ट्रेस आ रहा होता है, अपनी ड्यूरेशन और अपने इम्पैक्ट के हिसाब, अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले एक्यूट स्ट्रेस होता है। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म होता है और ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से अ, 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 ये स्ट्रेस डेवलप होता है, और ये बेसिकली हमारी डिमांड कर रहा होता है अटेंशन, इमीडिएट अटेंशन और रिस्पॉन्स। देन हमारे पास एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस होता है। ये बेसिकली जो स्ट्रेस है, अगर हमारा एक्यूट स्ट्रेस की बार बार ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही हो, और हम जो हैं वो पुरानी चीजों को लेके परेशान हो रहे हों, नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आ रही हों, हालांकि वो सिचुएशन गुजर चुकी है, तो ऐसे ही स्ट्रेस को एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। देन हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, और ये इसलिए डेवलप होता है ये स्ट्रेस क्योंकि हम जितनी चीजें हमारे पास स्ट्रेस डेवलप कर रही होती हैं, उसको हम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। हो सकता है कि जो काम आप करते हैं, आपकी वर्क प्लेस या आपकी एजुकेशन या घर के अंदर कोई ऐसी चीज, कहीं पे भी, इवन जहां आप रहते हैं उसकी एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हो और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। देन हमारे पास स्ट्रेस है जो किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वॉर की कंडीशन होती है, इस ऐसी तमाम चीजों के अंदर जो है वो स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। जिस तरह वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट वॉर की कंडीशंस होती हैं, इवन हमारे कंट्री में भी कभी लॉ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है, या हमारे सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसे स्ट्रेस के अंदर चले जाएं। देन मैंने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के हवाले से, तो हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है। अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है कहीं पे, हमें क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं है, वहां पे ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो इसकी वजह से भी अ, हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। ऐसे स्ट्रेस को एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहते हैं। देन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, जो कि आपके वर्क प्लेस पे हैवी वर्कलोड, जॉब की इनसिक्योरिटी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कोलीग्स के साथ, या आपके सुपरवाइजर की तरफ से एक्सेसिव डिमांड्स की वजह से ऐसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। देन ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेस। हमारे पास यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मौजूद हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि अ, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस सबके साथ होता है। अगर आप लोन आपके पास है और आप उसको पे बैक नहीं कर पा रहे हो, आपकी जॉब चली जाए, अगर आप अपनी जितनी फाइनेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हो, तो ये तमाम चीज़ें अ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस डेवलप कर देता है। इसी तरह से रिलेशनशिप स्ट्रेस भी होता है। हो सकता है कि आपके पर्सनल जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशंस बेहतर नहीं हो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। फैमिली के अंदर डिफरेंट इश्यूज आते हैं, तो ये रिलेशनशिप, और इवन आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो वो ये भी रिलेशनशिप स्ट्रेस का एक पार्ट है। इसी तरह से हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। कोई क्रॉनिक इलनेस आपके पास आपको हो गई है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं। और साइको सोशल स्ट्रेस भी है, जिसके अंदर
आपको सोशल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस फील होता है, कोई आपको तंग करता है, बुली करता है, आपको किसी ने आइसोलेट कर दिया, लोगों ने वर्क प्लेस पे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। और तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास स्ट्रेस की, अ, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं स्ट्रेस की। तो सबसे पहले द अलार्म स्टेज आती है। जिस वक्त स्ट्रेस आता है तो फर्स्ट स्टेज होती है अलार्म स्टेज होती है। इसके अंदर बॉडी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और डिफेंसिव स्टाइल के अंदर आता है, और वो ये डिसीजन लेता है कि फाइट करना है या फ्लाइट करना है, यानी कि आपको अब इस स्ट्रेस की सिचुएशन से किसी ना किसी तरह भाग जाना है या उसको मैनेज करना है। देन और इसी दौरान आपकी अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि अचानक डेवलप हुई है तो आपके हार्ट रेट्स ज्यादा हो सकती है, या जो है वो कोई अचानक की सिचुएशन नहीं है, एक जनरल स्ट्रेस है, तो वो फिर आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है कि उसकी वजह से कोई ऐसा हो गया हो, या जस्ट आप हेडेक फील कर रहे हो, इस किस्म की कोई सिचुएशन हो सकती है। देन आपकी रेजिस्टेंस स्टेज आती है जिसके अंदर बॉडी अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट करती है और आप उन चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। और अगर वहाँ पे आपका वो स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है और बहुत अरसे तक आपके ये जो फर्स्ट टू स्टेज है ये एक्टिव ही रहती है, तो फिर आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आप थर्ड जो कि एग्जॉशन स्टेज है वहां पे एंटर हो जाते हैं, जो कि बेहतर नहीं है, और वहां से फिर हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्ट्रेस तो देखिए हमेशा हमारे पास रहता ही है, लेकिन हमें उसमें चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। हम मैनेज करते हैं, रेजिस्टेंस स्टेज के ऊपर रहते हैं, फिर वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, कोई नया स्ट्रेस आता है, अलार्म स्टेज में आते हैं, रेजिस्टेंस स्टेज में आते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। और जो हमारा गुड स्ट्रेस है वो भी यहीं के ऊपर रहता है। लेकिन अगर इन दो स्टेज के बाद वो मैनेज हम नहीं कर पा रहे हैं और ये दोनों स्टेज एक्टिव रहती हैं बहुत टाइम तक, तो फिर हम अपनी बॉडी का जो बैलेंस है उसमें इश्यूज आते हैं और फिर हम प्रॉब्लम्स के अंदर चले जाते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से अ, हमारे ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं। तो अब स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है उसमें फिजिकल इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, जिसके अंदर जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें हेडेक्स हो सकते हैं, मसल्स टेंशन और पेन हो सकता है, चेस्ट पेन, फटीग फील हो सकती है, हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है, हमें स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है जिसकी वजह से हम जल्दी जो है वो बीमार हो सकते हैं। फिर अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारे मूड पे भी उसका बहुत इम्पेक्ट होता है। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो कहते हैं भाई मेरा मूड नहीं हो रहा,
तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस में हो और वो बेहतर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मूड के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आता है वो उसमें एंजाइटी हो सकती है। हम अ, थके हुए रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं। हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ फोकस हो सकता है कि हम काम करने के लिए मोटिवेटेड ना हो। हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हों। अ, हम जो है वो अ, गुस्से का इज़हार ज़्यादा करते हों या सैडनेस या डिप्रेशन फ़ील करते हों, तो ये सारी चीज़ें हमें जो हैं हमारे मूड को स्ट्रेस की वजह से ये सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर हमारे बिहेवियर के अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं। जब हमें फिज़िकली हम ठीक नहीं होते हैं, मूड के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट सारे होते हैं, तो फिर बिहेवियर के ऊपर उसके इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जिसके अंदर हम ओवर रिएक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। चीज़ों के ऊपर जैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, उसके बजाय हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। हम बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करने लगते हैं लोग। टोबैको का यूज़ अब ज़्यादा शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग टोबैको का यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनका इंक्रीज़ हो जाता है। बाज़ लोग कर नहीं रहे होते हैं, तो करना शुरू कर देते हैं। अपने फ्रेंड्स और पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि घर पे ही रहें और अगर उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे एक्सरसाइज करना है या कोई गेम्स वो खेल रहे होते हैं तो वो ऐसी चीजों को कुछ यानी कि उसको वो कट डाउन कर देते हैं अपनी लाइफ में से। तो ये सारे इम्पैक्ट्स स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अब तक हमने ये देख लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, उसकी अ, हमें देखना कैसे है कि हम ओवर स्ट्रेस तो नहीं है। हमने उसकी टाइप्स के बारे में देख लिया, हमने देख लिया कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अब यहाँ पर मैं अ, हमने अपने इस वेबिनार के अंदर कुछ गेस्ट स्पीकर्स को भी इनवाइट किया हुआ है और यहाँ पर मैं मेडिकल की फील्ड से हमारी गेस्ट स्पीकर हैं एक जनरल कंसल्टेंट हर्बलिस्ट हुमा सईद साहिबा। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनसे कहूँगा कि काइंडली ऑन बोर्ड आएं और मैं चाहूँगा कि मेडिकली स्ट्रेस से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप चूँकि प्रैक्टिस करती हैं और स्ट्रेस से अफ़ेक्टेड लोग अ, आपकी अ, उनको डील करती होंगी तो कुछ बताएँ कि क्या लोग अपनी किन प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं? कुछ रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल से हमें बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और बहुत अच्छा आपने अभी ओवरव्यू एक दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है स्ट्रेस का। थोड़ी सी बातें जो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताना चाहूँगी अ, उसमें एक तो ये कि जो स्ट्रेस है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 तरह से, एक फिजियोलॉजिकल यानी कि जो हमारे जो रोज़मर्रा के बॉडी फंक्शंस होते हैं, उसमें स्ट्रेस आता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो हमारा जो मेंटल कहलाता है या साइकोलॉजिकल कहलाता है या बिहेवियरल कहलाता है या कॉग्निटिव कहलाता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इसको भी बहुत अच्छा थोड़ा-सा डिफाइन किया है मुदस्सिर सईद साहब ने। अब कुछ चीज़ें जो कि बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, क्या किन-किन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, स्ट्रेस जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखने में ये आता है कि जी पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, अपनी जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो बहुत पाबंदी से ले रहा है,
इसके बावजूद उसका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है, या उसकी शुगर, बहुत पाबंदी से शुगर मेडिसिन भी ले रहा है, इसके बावजूद उसकी शुगर डाउन नहीं हो रही है, या उसका जो हेडेक है, वो सारे सिम्टम्स जो अभी पहले बताए गए हैं, वो सारे सिम्टम्स दवाएं लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहे होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेस की जो वर्स्ट कंडीशन है वो हो रही होती है। ऐसे में नीड जो होती है वो ये कि हम उस बंदे को जिसको स्ट्रेस हो रहा है उसको थोड़ा सा सुन लें, उसके अंदर से जो उसके अंदर बातें घूम रही हैं, जो उसको स्ट्रेस उसके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उस चीज को हम उस बंदे में से निकालें। लेकिन इसलिए कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि दवाइयाँ वर्क नहीं करती हैं, इसलिए कि मतलब अच्छा दवाइयाँ तो जी मैडम, हम ये चाहेंगे कि हमारे साथ जो है वो अपने कुछ मेडिकल पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि आप के पास जो ऐसे पेशेंट्स आए हैं तो वो किन किन रीजंस की वजह से उनको ये इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, और वो कौन से सिम्टम्स लेके आपके पास आते हैं। अच्छा, देखिए रीजन कोई भी हो सकता है। एक हाउसवाइफ है, उसको भी रीजन उसको भी स्ट्रेस हो सकता है, वो कोई एक छोटे से रीजन के साथ, जैसा कि उसकी मतलब हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई, एकदम से उसके हस्बैंड की जॉब खत्म हो गई है और घर में क्राइसिस आ गया है, रीजन ये भी हो सकता है। पिछले दिनों जो कोविड था, कोविड में बहुत सारे ऐसे मसाइल क्रिएट हुए थे जिसमें कि पूरी पूरी फैमिली स्ट्रेस में थी, इस चीज को ही लेकर के कि अब हमारा क्या होगा, वो स्ट्रेस में थी। अभी पिछले दिनों एक पेशेंट आई हुई थी, उसने मुझे कहा कि मैं तो टीवी बिल्कुल नहीं देखती, इसलिए कि टीवी में देखती हूँ तो मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी, हाई ब्लड प्रेशर की। तो उसने कहा कि मैं नहीं देखती, और अगर कहीं टीवी कोई घर में लगा रहा होता है, न्यूज़ सुन रहा होता है, तो मैं वहां से हट जाती हूँ। तो ये एक मेजर फैक्टर है कि टीवी देखने से, न्यूज़ सुनने से स्ट्रेस हो रहा होता है। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि मैं यहाँ पर और भी बताना चाहती हूँ। इस वक्त अगर मैं ओवरऑल एक देखूं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और हर दूसरा शख्स इस वक्त स्ट्रेस में हमें नजर आ रहा होता है। अगर कोई मुझसे बात करे तो वो तो खुल ही जाता है, और अगर बात ना भी करे तो उसके बिहेवियर से हमें पता चल रहा होता है कि ये बंदा स्ट्रेस में है। उसकी हरकत, उसकी मूवमेंट्स ऐसी लग रही होती हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी अपनी लाइफ में इन चीजों को हमने डाला हुआ है, हमने लिया हुआ है, जिससे कि स्ट्रेस बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी बॉडी के साथ अच्छा, उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा, जी एक हमारे जो एक सोसाइटी के अंदर जो इशू है कि लोग स्ट्रेस को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, और बिल्कुल अ, मतलब इसकी तरफ इतना लाइट ले रहे होते हैं कि कोई अगर तवज्जो दिलाए तो वो उसका मजाक भी उड़ रहा होता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी। असल में हमारा जो एक माहौल है उसमें किसी भी जहनी बीमारी को बीमारी नहीं समझा जाता है। ये बहुत ही ड्रॉबैक है, और उसकी वजह से ये जहनी बीमारियां बजाय खत्म होने के बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर हम किसी को ये समझें एज अ मतलब जरूरी नहीं है कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल से हो, एक आम आदमी भी ये समझ रहा है कि फलां शख्स को कोई स्ट्रेस है या फलां शख्स किसी प्रॉब्लम में है, तो हम उसको एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन उसको उस स्ट्रेस से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम खुद नहीं निकाल पाते हैं तो हमें उसको कहीं लेके जाना चाहिए, किधर कहीं रेफर करना चाहिए जहां पर उसका इसके स्ट्रेस की मैनेजमेंट हो सके।
अच्छा, यहाँ पर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए भी फोरम ओपन करूंगा कि आज हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाली स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ेस के हवाले से अपना एक्सपीरियंस रखती हैं। और तो उनसे अगर वो स्ट्रेस के हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो ये फोरम उनके लिए भी ओपन है। चाहे आप लिख के क्वेश्चन भेज दें चैट में, या अपना माइक ओपन करके आप क्वेश्चन कर लें, क्योंकि कुछ लोग हैंड भी रेज कर रहे हैं तो गालिबन उनके पास कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जी मैडम, ओवर टू यू। जी बताइए, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, वरना मैं इसको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, अब्दुल कदीर हियर। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, मैं एक्चुअली बैंक में वर्क करता हूँ, जी प्राइवेट बैंक में। तो मैं उस हवाले से, यानी उससे रिलेटेड, यानी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और एक डेली लाइफ का है। अच्छा, जी एक क्वेश्चन ये है कि हमारे ऊपर ज़ाहिर है मुख्तलिफ टाइप्स की जॉब करते हैं मुख्तलिफ लोग। तो हमारे ऊपर जो एक प्रेशर आता है वो बॉसेस की तरफ से आता है। अच्छा, जी एक वो होता है कि जो बेसिकली प्रेशर नहीं होता, शायद समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरी स्किल्स कम है, आपकी स्किल्स ज्यादा है, किसी जी और की उससे ज्यादा है। तो उस डिफरेंशिएट को हम अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे कम कर सकते हैं? लाइक कुछ काम ऐसे हैं जो मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, वही सेम जेडी मेरे फ्रेंड की है, वो जाहिर है उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाता। अच्छा, एक कोई और शख्स है वो मुझसे और ज्यादा अच्छा करता है, जबकि हमारा टाइप ऑफ वर्क सेम। तो इस स्ट्रेस को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं? अच्छा, सेकंड चीज ये थी कि आजकल आपने देखा होगा स्कूलिंग का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। एक तो वो स्ट्रेस है सोसाइटी का उस बंदे को, फिर वो बंदा या वो शख्स, हर बंदा चाहता है कि मैं किसी तरह अपने बच्चे को स्ट्रेस देकर किसी न किसी तरह उससे से ज्यादा आउटकम ले लूं और उसको पोजीशन होल्डर बना दूं। तो कहने का मकसद है, अगर 20 बच्चे हैं क्लास में और हम हर बच्चे पर प्रेशर देंगे कि आपने ही पोजीशन लेनी, तो वो जो एक बचपन से एक वो बच्चा स्ट्रेस लेना स्टार्ट करता है, और फिर एक यंग एज में आता है, और फिर बड़ी एज तक वही चीज उसके साथ कंटिन्यू होती। तो उसके लिए, सोसाइटी के लिए आपका क्या मतलब ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है? आप जाहिर हैं इस फील्ड में हैं आप, तो क्या आप हमें गाइड करना चाहेंगे इन दो क्वेश्चंस के हवाले से? थैंक यू। अच्छा जी, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि बॉस का प्रेशर है और आप हम किस तरह से उस प्रेशर को, तो देखिए, बॉस का जो भी प्रेशर है, हम अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना करके, फ्रेंडली बना करके, मतलब बॉस तो अपने रूम में अपना काम कर रहे हैं ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में कुलीग्स अपना जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली बनाएं और एक दूसरे की हेल्प भी करें? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम थोड़ा सा उसको गाइड कर दें। ठीक है, मतलब स्किल्स सबके पास एक जैसी नहीं होती हैं, ओके। और ये कि जिसके पास स्किल्स कम है, हम उसको उसकी स्किल्स को इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो कि अब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, हर किसी को इसको फेस करना पड़ता है। और वजह इसकी ये होती है कि हम अपने अंदर दूसरे से हसद रखते हैं कि वो दूसरा बंदा मुझसे आगे ना निकल जाए। उस चक्कर में हम अपना एनवायरनमेंट टॉक्सिक बना लेते हैं। तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में न सिर्फ दूसरा बल्कि हम खुद भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपना वर्क एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाइए, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करें, और ताकि फिर स्ट्रेस किसी को भी ना हो। तो वो सिर्फ बॉस का प्रेशर रह जाएगा, बाकी और आपस में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर बात आ जाती है दूसरे क्वेश्चंस की कि बच्चे को हमने बहुत छोटी एज से, मतलब नर्सरी का बच्चा है, केजीज का बच्चा है, क्लास 1-2 का बच्चा है, हमने उस पे इतना स्ट्रेस डाल दिया है कि जी तुमने पोजीशन लेनी ही है। उस बच्चे का बचपन हम खत्म कर देते हैं। क्यों भाई? मेरे पास भी जब पेशेंट्स आती हैं और ये कह रही होती हैं कि जी बच्चे का एग्जाम है, और वो मैं पूछती हूँ कौन सी क्लास में है तुम्हारा बच्चा, कोई इंटर में पढ़ रहा है या मैट्रिक में है, मैट्रिक के एग्जाम्स हैं? कहती नहीं, अभी तो 1 क्लास में है। तो वो मतलब मदर्स खुद
इस तरह से या पेरेंट्स खुद इस तरह से बच्चे के ऊपर प्रेशर डालने से पहले खुद प्रेशर में होते हैं। तो ये चीज़ें हमने खुद समझनी है कि हर बच्चे की अपनी सलाहियतें होती हैं, हर बच्चे के की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसकी अपनी इंडिविजुअल होती हैं। सारे बच्चे बराबर नहीं होते। एक वो बच्चा जो कि जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, स्केचिंग बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि वो पोजीशन होल्डर हो। हमने इंडिविजुअली हर बच्चे को उसकी जो सलाहियतें हैं, उसमें उसको एनहांस करना होता है। और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए पेरेंट्स को कि उनकी मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा पोजीशन लेकर ही, बहुत सारे ऐसे पोजीशन होल्डर्स हैं जो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। पोजीशन इज मतलब वो कोई एक मयार नहीं है पोजीशन। इस चीज को बहुत ज्यादा पेरेंट्स को समझने की बात है ताकि वो बच्चे को स्ट्रेस में ना लेकर आए। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो लोग अपने स्ट्रेस के अंदर हमेशा अ, उससे बाहर आने के लिए मेडिसिन लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें, पहले तो बाहर आने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज बताऊं कि ये बढ़ता क्यों है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में है। क्या हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि ये स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ रहा है? बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल कहलाता है ये। अब ये कॉर्टिसोल लेवल जो है ये बढ़ता क्यों है, उसकी कुछ मतलब उसके फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ा रहे होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारी डाइट है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जब हम इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, मतलब हम अपनी दो तीन तरह की चीज़ें हम समझ नहीं रहे होते हैं। अ, जैसे मेरे पास एक पेशेंट थी, वो दिन में 3 दफ़ा तीनों खानों के साथ वो जो डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है वो ले रही थी। अ, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 7 से 8 स्पून शुगर शामिल होती है। और इतना ज़्यादा शुगर इंटेक की वजह से वो फिर मतलब हर वक़्त जब वो मेरे पास आती थी वो चिड़चिड़ी रहती थी मुस्तक़िल। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, बातें की उससे, तो पता ये चला कि जी कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और उसको ये बात नहीं, वो बहुत फ़ख्र से उसने बताया कि हाँ जी 3 टाइम मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, पानी से ज़्यादा। तो ये जो इंक्रीज़ शुगर इंटेक है, ये स्ट्रेस को इंक्रीज़ करता है, यानी कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है। फिर जो बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, अच्छा शुगर ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से बल्कि हम अपनी डेली रूटीन में आप देखें, अगर हम सुबह से लेकर रात तक में हम जो अपनी खाने पीने की चीज़ों को काउंट करें, उसमें से मेजर चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम या तो हम मीठी चीज़ खा रहे होते हैं, या अगर हम मीठा ना भी खाएं तो जो प्रोसेस्ड फूड है, बिस्किट्स हैं या और चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं इवन पापा और डबल रोटी, वो भी जब हम लेते हैं उसमें भी शुगर होती है। तो हिडन शुगर बहुत सारी चीज़ों में होती है और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, हम खा रहे होते हैं। जंक्स हम ले रहे होते हैं, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड ले रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। इसके अलावा एक चीज़, एक साइकिल है, सर्केडियन साइकिल कहलाता है। मतलब ये अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है ना, वो ये कि इशा पढ़ करके सो जाया जाए और फजर के वक्त उठ जाया जाए। फजर से पहले का जो टाइम है वो उस वक्त उठ जाया जाए। तो ये बॉडी के अंदर ये जो केमिकल्स हैं ना, जिसमें कि कॉर्टिसोल भी है और दूसरे केमिकल्स भी हैं, ये इसी लिहाज से बॉडी में सिक्रीट होता है। इसकी कमी होती है, इसकी ज्यादती होती है, तो ये अल्लाह का निज़ाम एक बना हुआ है। जब हम इस निज़ाम के अगेंस्ट चलते हैं, रातों में जागते हैं,
दिन 12 बजे तक सो रहे होते हैं, तो हमारा ये साइकिल भी खराब हो जाता है और हम फिर स्ट्रेस में जाते हैं। तो ये इस वक्त की के सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट सर्केडियन साइकिल भी है, हमारा सोना जागना। ये बहुत फिर हमने अपने आप को महदूद कर लिया है स्क्रीन तक, या तो हम टीवी के आगे या कंप्यूटर के आगे या मोबाइल के आगे। ये जो स्क्रीन टाइम हम अपने टाइम में दे रहे होते हैं, और जो अदर एक्टिविटीज हैं जिसमें कि सिर्फ वॉकिंग है, घास पे चलना, सुबह सुबह घास पे चलना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रोजाना सुबह में 15 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आपके पास है नंगे पाँव घास पे चलें, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ हुआ होता है ना, वो डिक्रीज होता है। या फिर हम स्विमिंग बहुत अच्छी हेल्दी एक एक्सरसाइज है, या गार्डनिंग है, या जॉगिंग है, जो कि हम फ्रेश एयर में सुबह सुबह कर रहे हो, जिससे कि स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल लेवल ये कम होता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि डाइट से रिलेटेड हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हम लें तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो। एक तो वो भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जी आपने अपने कीमती वक्त में से इस वेबिनार के लिए वक्त निकाला। और वैसे तो सवाल भी इस वक्त लाइन में बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक सारे सवाल तो इस वक्त नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई नया सेशन रखेंगे इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ यहाँ पे रहने का। तो व्यूअर्स, हम वापस अपनी तरफ आते हैं और अब देखते हैं कि जैसा कि मैडम भी डिस्कस कर रही थी कि हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं। अब उन स्ट्रेसर्स को हम देखते हैं कि जनाब वो स्ट्रेसर्स कौन से हैं, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ रहे होते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेसर्स हम जो बात करेंगे वो जनरल है, हर किसी को हर चीज की वजह से स्ट्रेस नहीं होता है। हो सकता है कि बाज लोग नॉइस के अंदर रहते हो और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाज लोगों को नॉइस से बहुत ज्यादा इशू होता है। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, उससे बहुत सारे स्ट्रेस, उसमें चीजें हैं जो कि स्ट्रेसर के तौर पे वर्क कर रही होती हैं, जैसे ब्राइट लाइट्स हैं, नॉइस है, गर्मी ज्यादा होती है उसकी वजह से जो परेशान हो रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं, या कोई और वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, ट्रैफिक की वजह से जो है वो हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो ये सारे फिजिकल एनवायरनमेंट के स्ट्रेसर्स हैं। इसी तरह से कुछ सोशल और रिलेशनल स्ट्रेस स्ट्रेसर्स होते हैं, जिसके अंदर रूडनेस और एग्रेशन जो दूसरों का है, या दूसरों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और या जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो जितना करना चाहिए, सोशली आपको सपोर्ट ज्यादा नहीं होता है, या आप लोनली हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारे सोशल और रिलेशनल आपके स्ट्रेसर्स हो जाते हैं। देन फाइनेंशियल हैं, टैक्सेस पे करने होते हैं, बिल्स अनपेड हैं, या अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस आ गए किसी वजह से, और आप अपनी चीज़ों को फाइनेंशियली मैनेज करने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स होते हैं आपके पास। इसी तरह से फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, या आपकी कंट्री हो, या आपका स्कूल हो। इन तमाम जगह पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ आपके लिए एज ए स्ट्रेसर वर्क कर रहा हो। डेडलाइंस आपके स्कूल या वर्क प्लेस या किसी और चीज की डेडलाइन जो है वो एज ए स्ट्रेसर वर्क कर रही होगी। कोई प्रेशर, जैसा कि इसको हमने अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने भी डिस्कस किया था कि किसी कोर्स को पास करना या अच्छे ग्रेड्स लेना, वो भी हमारे लिए स्ट्रेसर होता है। और कोई
हमारा जो वर्क कल्चर है वो हमारे लिए स्ट्रेसर के तौर पे वर्क कर रहा होता है। इसी तरह से लाइफ के इवेंट्स, किसी आपके करीबी की अगर डेथ हो जाती है, आपकी जॉब छूट जाती है, कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाती है जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई नया स्कूल आप स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं, या जो है वो प्रमोशन आपकी हुई, या जो है वो मैरिज, इस किस्म के जो लाइफ इवेंट्स होते हैं वो भी एज अ स्ट्रेसर जो है वर्क कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपके लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा मसला है। हम अ, जिस वक्त अपना लाइफ स्टाइल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या हम सोच रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है इस टाइम पे, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं होता कि वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहा होता है। जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप कैफीन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल का बाज लोग यूज कर रहे होते हैं, ड्रग्स का यूज कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते हैं, डाइट उनकी अच्छी नहीं होती है, जैसा कि मैडम हुमा ने भी बात की थी इस हवाले से। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लाइफ स्टाइल आपकी चॉइसेस हैं, और वो एज अ स्ट्रेसर जो है वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास फिजियोलॉजिकल आपकी हैं, कोई पुअर हेल्थ, फिजिकल इलनेस, आपकी कोई इंजरी हो जाती है, उस हवाले से आप स्ट्रेस, ये इवेंट्स जो हैं वो एज अ स्ट्रेसर हो सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो ये सारी जो हमने स्ट्रेसर्स को कैटेगराइज किया था, तो ये सारे स्ट्रेसर्स, इनमें से कोई भी हमारी लाइफ में हमें परेशान हो सकता है कि कर रहा हो। तो इस वक्त ये एक एक्टिविटी है कि आप लोग अपने स्ट्रेसर्स को लिस्ट डाउन करें। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने लोग भी इस वेबिनार के अंदर मौजूद हैं, वो किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस किसी ना किसी चीज में फील करते होंगे। तो आप लोग के पास 2 मिनट्स हैं, आप लोग अपने स्ट्रेसर्स जो हैं उसको लिस्ट डाउन करें, और फिर हम आगे चलेंगे इसके अंदर।
जी जनाब, उम्मीद है कि आप सब ने अपने अपने स्ट्रेसर्स लिख लिए होंगे। अच्छा, ये स्ट्रेसर्स मैंने आप लोगों से जो लिखवाए हैं उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अभी हम आगे अब देखना शुरू करेंगे कि हमें मैनेज कैसे करना है अपने, जो हमारा इतना सारा स्ट्रेस था जो अभी तक हमने लर्न किया है कि स्ट्रेस किस किस तरह का होता है, कहाँ कहाँ से आ रहा होता है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि स्ट्रेस कौन कौन सा है हमारी लाइफ के अंदर। तो अब हम उसको आगे देखेंगे कि अ, इसको मैनेज हमने किस तरह से करना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखने के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है। और सबसे पहले यानी कि आपको जो स्ट्रेसर है, जो एक्टिविटी आपने इस वक्त पहले जस्ट 1 मिनट पहले एंड की है, उस एक्टिविटी में आपने अपने सोर्स ढूंढ लिए होंगे कि भाई यहाँ यहाँ से मुझे स्ट्रेस आता है। और तो अपनी हैबिट्स को देखें, अपने एटीट्यूड्स को देखें, आप अपनी रूटीन को देखें और ये फाइंड आउट करें कि कहाँ से आपको स्ट्रेस आ रहा है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, जब तक आप अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल लाइव आया हमारे पास कि भाई अब अगर स्ट्रेसर जो है वो हमारी कोई क्लोज, बहुत क्लोज रिलेशन वाली कोई मर्द हो या कोई खातून हो, तो हम क्या करें? उसको लाइफ से निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे जो मैनेजमेंट टेक्निक सीख रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। लाजमी बात है, स्पाउस को लाइफ से निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छा, अब सेकेंड चीज इसके अंदर है कि अनहेल्दी वेज जो है स्ट्रेस को डील करने के। देखें, स्ट्रेस सबके साथ आता है और फिर वो उसको अनहेल्दी वे से डील करते हैं। जैसे हम जो है वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं रिलैक्स होने के लिए, ये अनहेल्दी वेज हैं। हम जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से अगर अ, उसको रिलीज करने के लिए जंक फूड ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। हम जो है वो फोन और मोबाइल और टीवी के ऊपर ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हम फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल एक्टिविटीज से को खत्म कर देते हैं। हम सोना ज्यादा शुरू कर देते हैं। हम जो है वो खामखा लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चले जाते हैं। और हम जो अवॉइड कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, हम खामखा चीजों को डिले कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस चीज का स्ट्रेस होगा। जैसे आपको ऑफिस के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देनी, उसका स्ट्रेस होगा, आप कोशिश करेंगे किसी तरह अगले दिन पे टल जाए। तो इस तरह से हम अनहेल्दी वेज में स्ट्रेस को डील कर रहे होते हैं। ये हमने स्टॉप करना है। सबसे पहले हमने तो फाइंड आउट करना है कि भाई स्ट्रेस किस चीज की वजह से आ रहा है। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने ये अनहेल्दी वेज को खत्म करना है। अब तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि 4 A's हैं जो हमें याद रखने हैं। और अभी हम देखेंगे कि ये 4 A's क्या हैं। तो फर्स्ट है अवॉइड, देन ऑल्टर, देन अडेप्ट एंड देन एक्सेप्ट। अब ये अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट और एक्सेप्ट है क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। हमारे ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है या आपके पास उसके उसको कोई इश्यूज हैं, तो आप ये नो कहना सीख लें कि नो कैसे कहा जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि वो अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। दूसरी चीज, बाज लोग आपको स्ट्रेस देते होंगे, अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें। अपने एनवायरनमेंट का कंट्रोल रखें अपने पास, ताकि आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकें। अगर कोई
इन्वायरमेंट के अंदर चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो आप उसको ठीक कर सकें। बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब कोई हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस या कोई और इलनेस के हवाले से, या कोई भी दूसरा टॉपिक ऐसा होगा जो कि आपको स्ट्रेस में डालता है, तो आप ऐसे टॉपिक को अवॉइड करें। इसके अलावा आपकी जो डेली की टू डू लिस्ट होती है, उसके अंदर उसको मैनेज करना सीखें। उसके अंदर बहुत सारे अननेसेसरी आइटम्स होंगे। आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे काम आप एक कर लें। अगर उसको अननेसेसरी आइटम्स हैं तो उसको आपने कट डाउन करना है। देन आपने ऑल्टर करना है। ऑल्टर क्या करना है? सिचुएशन को ऑल्टर करना है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ऑल्टर कर लें। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बजाय ये कि आप अपने अंदर रख के ही बैठें। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंगनेस अपनी शो करें और सोच लें कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉन्फिडेंट होना है। बैलेंस फाइंड आउट करना है कि किस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर आप स्ट्रेसर को चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे वही जो लाइव क्वेश्चन था वो हमारे सामने आ गया कि भाई अब स्पाउस को चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो अब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपको उस हवाले से कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को, प्रॉब्लम जो है उसको रीफ्रेम करें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को कंसिडर करें, नेगेटिव चीजों को ना देखें, बड़ी पिक्चर को देखें। आप आपकी जो भी चीज जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसकी कोई बड़ी पिक्चर होगी, कोई बड़ा विजन होगा, कोई बड़ा गोल होगा, उसको अपने सामने रखें। अपने स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट कर लें। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। देन एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। कुछ स्ट्रेस की सोर्सेज जो हैं वो अनअवॉइडेबल होती हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है। आप उसको ट्राई भी ना करें कंट्रोल करने की, और चीजों को लेट गो करना सीख लें, फॉरगिव करना सीख लें, तो आपके लिए चीजों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास यहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स भी मौजूद हैं, तो एक यहाँ पे हमने प्रोफेशनल वर्क प्लेस से गेस्ट स्पीकर को इनवाइट किया हुआ है, अब्दुल रहमान साहब। तो अब्दुल रहमान साहब पीएचडी स्कॉलर भी हैं, और इनका बड़ा डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर एक्सपीरियंस है, और मुख्तलिफ वर्क में अपने वर्क प्लेस पे ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम यहाँ पर सर से सवाल करना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले तो आप बताएं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें सुन सकते हैं यहाँ पे? जी मुदस्सिर साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, और प्लीज़ कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी पहुंच रही है, लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा लाउड बोलें तो हमें और अच्छी पहुंचेगी। तो सर, मैं आपसे, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं और वक्त भी हमारे पास कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका जवाब दे दें कम वक्त में, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। सर, ये बताएं कि वर्क प्लेस के स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और वो किस किस तरह के स्ट्रेस वर्क प्लेस के ऊपर आते हैं, और उसको हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि
जो वर्क प्लेस पे जो मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो उनको वो ऐसी एक्टिविटीज को वर्क प्लेस पे शामिल करके वर्क प्लेस स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जी देखें, सबसे पहले इन एनी वर्क प्लेस जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेस पैदा क्यों होता है? ऑब्वियसली आप जिन लोगों से आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे होते हैं, उनकी आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो आपके घर की बात हो या आपके ऑफिस की बात हो या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो वो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमने इनको हायर किया है तो ये हमारी एक्स वाई जेड टाइप ऑफ ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट एनी कंपनसेशन दैट वी आर पेइंग। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें क्लियर होता है वो ये होता है कि क्या हम इनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर भी पाएंगे। इफ दैट इज द केस, कि अगर हम इनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। इस डर या इस नेगेटिविटी की वजह से या इस लैकिंग की वजह से वो स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव आउटकम जो है वो ऑटोमेटिकली और नेचुरली अक्सर होता है। अब वर्क प्लेस पर जो भी स्ट्रेस की बातें हैं, या जितने भी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे, वो आपको यही बताएंगे कि हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो बॉस की तरफ से होता है। यहाँ पर बॉस कोई भी किसी भी लेवल की जो है वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु आर रिपोर्टिंग टू हिम। तो और वही आपको जो है एट द एंड आपकी सारी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी तक वही आपकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि हमारे एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं। अब उसको इम्प्रेस करने के लिए हम लोगों को पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि किस तरह उस बॉस को इम्प्रेस करें। ऑब्वियसली वो जो भी हमें काम बोलते हैं वो हमारी ड्यूटीज़ की, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट होते हैं। अब फियर ये है कि अगर हमने नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो उससे क्या होगा? दिस फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली कॉजेज स्ट्रेस। बॉस में डिडक्ट या बॉस में कॉज एनी डिडक्शन फ्रॉम आवर सैलरीज, या एट द एंड बॉस में से दैट थैंक यू वेरी मच, यू आर डन फॉर द जॉब, और एनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेस डेवलप होने की जो रीजंस हैं उनमें से सबसे जो ज़्यादा देखी गई रीज़न है और जो एक्सपर्ट से हमने सुनी भी हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है वो अपने कोलीग्स के साथ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह हम परफॉर्म अकेले कर सकते हैं। लाइक पीपल आर डिफरेंट। अब हर जो एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, वो ऑब्वियसली उसके पास इतने ज़्यादा स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं कि वो दूसरों के साथ काम कर सके, या उसके पास वो एक कंफर्ट जोन या वो लेवल ऑफ स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो समझता है कि मैं अकेले काम को ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, पुलिस के साथ ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकता। तो पॉइंट इज कि वहां पर बजाय कॉपरेशन के वहां पर एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। लाइक वी वांट टू गेट अहेड ऑफ आवर कोलीग्स। तो कोलीग्स को कोलीग्स नहीं समझते, हम उनको कंपेटिटर बना देते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और रही बात के वर्क प्लेस में हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड व्हाट आर दी वेज टू गेट थ्रू द स्ट्रेस, मैं समझता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नेचुरली ऑकर होती हैं और एम्प्लॉयज सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने मैनेजरियल पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयज के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कोई ना कोई जराए या कोई ना कोई रिसोर्सेस अवेलेबल करें। फॉर इंस्टेंस, हम जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास different kinds of activities available है। We can go out in the corridor to take a walk, we can speak to different other department personnel, or we can go out in the sports room, and some organizations even have the facility to provide their employees to a separate place where they can smoke, सिगरेट पीने की जगह ऑफर करते हैं वो। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी सोर्स, बट क्योंकि वहाँ पर उनके लिए वो बेस्ट सोर्स होता है कि वो स्ट्रेस को एट सर्टन लेवल उस स्ट्रेस को कम करें और वहाँ जाके वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो दीज आर दी
बेसिक काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सकती हैं अपनी वर्क प्लेस पर, ताकि वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। जी सर। जी सर, आप हैं यहाँ पे? जी जी, मेरी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही थी? जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपने अपने कीमती राय से जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी कीमती राय शेयर की। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और हमारे साथ इस वेबिनार में मौजूद रहें। हम आगे प्रोसीड करते हैं। जज़ाकल्लाह सर। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर जब हमें 4 A's याद रखने हैं, उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गेट मूविंग। हमें अपनी एक्टिविटीज को स्ट्रेस की वजह से मिनिमाइज नहीं करना है। हमें अपनी रूटीन के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जो कि हमें डिफरेंट तरह से हमें मूवमेंट के अंदर रखे। उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेस है वो कम होगा। क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो एक केमिकल है, एंडोर्फिन्स उसको रिलीज करता है, और जो कि हमें फील करवाता है कि अच्छा फील करवा रहा होता है। तो इस वजह से हमें मूवमेंट के अंदर रहना है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर आप कोई पेट्स पालते हैं उसको वॉक के ऊपर लेके जा सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर तक आप वॉक या साइकिल के थ्रू जा सकते हैं। हमारे इस एनवायरनमेंट में साइकिलिंग का तो आजकल अब दौर नहीं है, और लोग उसको मतलब यूज टू नहीं है, तो बाय वॉक आप जा सकते हैं। और इसी तरह से आप एलिवेटर के बजाय जो है वो स्टेयर्स यूज करें। इसी तरह से कहीं पे आपको कार पार्क करनी है तो थोड़ा सा दूर के स्पॉट के ऊपर पार्क कर लें। देखिए आप हमारी हैबिट्स कितनी चेंज हो गई हैं, हम बिल्कुल पार्किंग बहुत करीब अपने प्लेस से ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज आप अपने नॉर्मल रूटीन में रखें। और अपने किड्स के साथ आप डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने आप को मूवमेंट में रखने के लिए। कनेक्शन, दूसरों से कनेक्शंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। कुलीग्स के साथ कनेक्शन रखना ज़रूरी है। आपको किसी को जो है वो वॉलंटियरिंग करके आप हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी, लंच और ये सारी चीज़ें, ईमेल ओल्ड फ्रेंड को कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन, दूसरों से कनेक्ट रहना ज़रूरी है। ये स्ट्रेस को रिलीफ देता है। फिर सारा टाइम अगर आप काम को देंगे तो ऑब्वियसली आप अपने स्ट्रेसेस को बढ़ाएंगे और ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जो कि आपके बॉडी को मैनेज कर रहा है, आपके स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है। इसलिए आपके पास कोई टाइम होना चाहिए जिसमें आप के रिलैक्स करें, फन एक्टिविटीज करें। तो अपने लिए टाइम निकालें। डेली बेसिस के ऊपर कोई ऐसा काम करें जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो। और कोई रिलैक्सेशन का कोई काम करें जिसके अंदर कोई योगा वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से अपने टाइम को बेहतर तरह से मैनेज करें। अगर आपका टाइम बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से स्ट्रेस ले रहे होंगे, कोई ना कोई चीज आपका स्ट्रेसर बन रही होगी। ओवर कमिट ना करें। एक काम आपके पास करने के लिए टाइम नहीं है, फिर आप ओवर कमिट कर लें। अपने काम को प्रायोरिटाइज करें कि आपने पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन कौन सा काम करना है। अपने प्रोजेक्ट्स को स्मॉल स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर लें और दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, जिससे आपका काम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाएगा और आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। इसी तरह से बैलेंस और हेल्दी लाइफ आपकी होनी चाहिए। इसके लिए सोने का टाइम,
आपकी खाने की हैबिट्स, और इसी तरह से मैडम ने भी बात की थी कि शुगर जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, तो कैफीन और शुगर को रिड्यूस करना है। ऐसी चीज़ें जिसमें ड्रग्स, सिगरेट्स और इस किस्म की चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करना है। तो ये हमें बैलेंस भी और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। इसी तरह से हमें ये भी सीखना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम अचानक स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, तो हमें इमीडिएटली कैसे उससे बाहर आना है। तो जो फास्टेस्ट तरीका होता है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, वो आप लंबी सांसें लें। मैडम भी कुछ बता रही थी, लेकिन ये कि हमारे पास चूंकि वक्त की कमी थी तो हमें वो सेशन अपना ब्रेक करना पड़ा। इसके साथ जो है वो आप अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लें। आप कोई फोटो देख सकते हैं, मीन्स अपने जो सेंसेस हैं उसको यूज करें। कोई चीज आप स्मेल कर लें, कोई अपने एयर्स के थ्रू कोई चीज आप सुन सकते हैं दूसरी, जो आपको समझ में आ रही हो कि आप उस वक्त आपका स्ट्रेस रिलीफ करेगी। इसी तरह से कोई आप खाने की चीज टेस्ट कर सकते हैं। और तो आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी करेंगे तो जिस चीज की वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं वहां पे आप रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ और टिप्स हैं हमारे पास जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप बहुत देर तक आपको एक ही तरह का काम करना होता है, बैठ के आप काम कर रहे हैं, जिस आपका कोई ऐसा वर्क है जिस पे अ, आप एक ही पोजीशन में होते हैं, तो वहां पे आपके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट ब्रेक्स लिया करें। शॉर्ट ब्रेक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 घंटे के लिए गायब हो गए, नहीं तो फिर बॉस आपके लिए मजीद स्ट्रेस डेवलप कर देगा, वो आपका स्ट्रेसर बन जाएगा। शॉर्ट ब्रेक्स का मतलब होता है आप थोड़ा सा इधर उधर चले गए, अगर आपका ऑफिस बड़ा है तो उठ के कहीं और किसी ऐसे एरिया में, कैजुअल एरिया में चले गए, कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से घूम फिर के आ गए। शॉर्ट ब्रेक 5 to 10 मिनट्स का आपने एक कुछ देर काम करने के बाद आप ब्रेक ले लें, तो ये आपका स्ट्रेस रिलीव करेगा। इसी तरह से आप always you need to be positive and don't overthink anything and don't overthink negatively। बाज दफा आप अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप खामखा का स्ट्रेस ले रहे होते हैं। कोई चीज नेगेटिव खराब होनी नहीं होती है, लेकिन आप सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। अभी तो स्ट्रेस आया ही नहीं था, होगा स्ट्रेस, डेवलप होगा, आएगा। जब वो चीज वैसी नहीं होगी जैसी आप करना चाह रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगी, तो स्ट्रेस आएगा। लेकिन आप अभी आया तो नहीं था, लेकिन आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, तो ये काम आपने नहीं करना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहें कि भाई ये काम जिस तरह से मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वैसे ही होगा। और तो वक्त से पहले स्ट्रेस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि कोई काम है और वो बहुत सारे, मिसाल के तौर पे एक दिन में 10 काम करने हैं हमें, तो 10 में से बहुत दफा ऐसा होता है कि 10 के 10 सही होते हैं। और अगर हम कहें कि नहीं 10 के 10 सही नहीं होते हैं, तो कोई एक काम वैसा नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो अगर हम उन 10 काम को नेगेटिव या ओवर थिंकिंग करने के बाद हम परेशान होते रहें, तो ये खामखाम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये हमारा अपनी थिंकिंग है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। देन जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया, ये बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि सोशल मीडिया जो है ये स्ट्रेस का रीजन है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसको आप बंद करें। चाहे अगर और इवन अगर आपका तो काम सोशल मीडिया के ऊपर है, अगर हो सकता है वर्क प्लेस पे हो, तो आप ये उस पे से भी ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी है। तो सोशल मीडिया का यूजेज कम करें। अपने एनवायरनमेंट को, चाहे आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो या वो आपके स्कूल के अंदर हो या वो आपके घर के अंदर हो, उसको, अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन करें। उसमें मोर प्लांटेशन हो, इंडोर प्लांट्स लगाएं, आउटडोर प्लांट्स लगाएं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी हमारा स्ट्रेस को रिलीव करेगा। उसमें फिर पेट्स, आप पेट्स रख लें। हमारे पास घर में जो भी आपको पसंद
आ सकता है पेट, वो पेट आप रखें, उससे आपको उसके साथ चूंकि आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बेहतर होगा। कोई हॉबी अडॉप्ट कर लें। बहुत सारे लोगों की हॉबीज लोगों से मिलना होता है, ये तो सबसे अच्छी हॉबी है क्योंकि उसके अंदर आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई प्लांटेशन उनकी हॉबी होती है, कोई जो है वो एज अ हॉबी कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, कोई एज अ हॉबी जो है वो कोई डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स एज अ हॉबी लिख भी रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारी हॉबीज हैं, जिस काम में आपका आपका दिल लगता है वो काम आपके लिए हॉबी बन जाती है, उसको आप एज अ हॉबी को अडॉप्ट करें। हमारे इस वक्त सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अब हमारे पास कोई हॉबी नहीं है। बल्कि इस वक्त तो आप बच्चों से पूछें कि आपकी क्या हॉबी है, तो वो फिर सवाल करेगा कि ये हॉबी क्या चीज होती है। तो हम अपनी इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम डेवलप कर रहे हैं, हम स्ट्रेसर्स को नहीं पहचान रहे हैं। तो हमें जरूरत इस चीज की है कि हम हॉबी अपने पास अपनी कोई हॉबी भी डेवलप करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्ट्रेस की मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। ऑब्वियसली जब आप इन इस पैटर्न के ऊपर चलेंगे तो आप अपने वो जो थर्ड स्टेज थी उस तक पहुंचेंगे नहीं। जब आप थर्ड स्टेज तक पहुंचेंगे नहीं तो आपका स्ट्रेस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बल्कि वो शायद गुड स्ट्रेस ही आपको फील हो। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन तमाम टेक्निक से पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से या घर के हवाले से या वर्क प्लेस के हवाले से कोई स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका लॉयल होना ज़रूरी है। अगर आप अपने एजुकेशन के हवाले से लॉयल नहीं है और स्टूडेंट है और वो जो है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और असाइनमेंट नहीं कर रहे, उसके बाद आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो ये तो आपकी अपनी वजह से है। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, उसके बाद फिर ये सारी टेक्निक्स काम आ सकती हैं। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया और उसके बाद जो स्ट्रेस आया, अब आप सोचेंगे भाई मैं इन टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लूं, तो वो तो सारी बेसिस ही ग्राउंड्स ही उसके वो नहीं है जिस जो होने चाहिए। क्योंकि आप जब सही वक्त पे सही काम प्रायोरिटी के साथ कर रहे होंगे, उसके बाद जो स्ट्रेस आएगा उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने टाइम वेस्ट करने की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, तो आपका स्ट्रेसर जो होगा वो वर्क नहीं है बेसिकली। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो वर्क आपका स्ट्रेसर बन रहा है, तो वो वर्क आपका अ, वो नहीं है, स्ट्रेसर नहीं है, बल्कि आप खुद आपका जो ये हैबिट है टाइम वेस्ट करने की ये स्ट्रेसर है। आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। देन हमारे पास, अगर हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और एक लंबा अरसा गुजर गया है, वी आर इन हेल्पलेस सिचुएशन, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग और डेवलप कंट्रीज के अंदर बहुत नॉर्मल चीज़ है। अ, हमारे डेवलपिंग कंट्री, चाहे हमारा हो या कोई और डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू कंसल्ट एनी डॉक्टर व्हेन यू आर अनेबल टू मैनेज योर स्ट्रेस योरसेल्फ। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम किसी अननेसेसरी स्ट्रेस का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं, कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं दूसरों के लिए। अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत तरह का हो सकता है। अननेसेसरी स्ट्रेस ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं तो आप उनसे खामखा का कोई वर्क करवा रहे हो जो करने की जरूरत नहीं है, या जिस वक्त जो है वो उनका कोई ऐसा टास्क है जिस वक्त वो इम्पोर्टेंट है तो आप उनका टाइम वेस्ट कर दें, या
आप अननेसेसरी उनको पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई आपने ये चीज गलत कर दी है। मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपने डेवलप करना है अपने वर्क प्लेस के ऊपर भी, घर के ऊपर भी। हो सकता है कि अगर आप एम्प्लॉय की पोजीशन पर हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अननेसेसरी मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो। अगर हम सब ये देखें कि हम कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे अननेसेसरी स्ट्रेस के लिए, तो बहुत सारा जो स्ट्रेसर है वो कम हो जाएगा मुख्तलिफ लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं ओपन करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन। आप में से अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और हम फिर उसका आंसर कर लेंगे। और आप चाहें तो अपने माइक्स ओपन करके भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ईशान। मेरा सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस का ताल्लुक सोच से भी है? जो हमारी वैल्यूज हैं और जो सोच है, क्या इससे भी इसका ताल्लुक है? और अगर है तो हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से उससे लिंक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीशान। बिल्कुल स्ट्रेस का ताल्लुक हमारी सोच से भी है। देखें दोनों चीजें हैं। देखें स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस के बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा। आप कोई काम करना ही नहीं चाहेंगे अगर स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्ट्रेस फील ही नहीं करते हैं। आप हो सकता है आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हो जिनको अपने टेस्ट की कोई फिक्र ही नहीं होती है। इसका मतलब है वो स्ट्रेस फील ही नहीं कर रहे हैं। ये भी ठीक नहीं होता है। स्ट्रेस फील करना चाहिए, लेकिन आपके सेकेंड स्टेज में वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, यानी कि एक्शन उसका प्रॉपर होना चाहिए। टेस्ट है तो आपने प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए जितनी आपकी सलाहियत है। जरूरी नहीं है कि आप टॉप कर लें, जितनी आपकी सलाहियत है उसके मुताबिक आपको पढ़ लेना चाहिए, अपने प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो स्ट्रेस तो जरूरी है। स्ट्रेस गुड स्ट्रेस होना चाहिए, बैड स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बैड स्ट्रेस कब होता है? जब वो सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आ जाता है, अब आप अपना फील कर रहे हैं। ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अब हमारी सोच की वजह से कोई भी स्ट्रेस बैड स्ट्रेस बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये डिस्कस किया कि आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां स्ट्रेस आने के बाद आपको प्रॉब्लम में आना चाहिए था, वहां भी आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे और सेकंड स्टेज से वापस चले जाएंगे। आपने प्रॉब्लम्स को नहीं सोचना है, आपने सॉल्यूशंस को सोचना है। एक प्रॉब्लम आ गया, अब आप बोलते रहे भाई ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। एक प्रॉब्लम आया, आप फौरन उस प्रॉब्लम को ना सोचें, आप उसके सोल्यूशन को सोचें कि अब ये रिजॉल्व कैसे करना है मुझे। तो ये आप जब अपनी सोच बेहतर कर लेंगे, सोच को पॉजिटिव बना लेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर कोई स्ट्रेस आना है तो उसको आने से पहले ना सोचें, उसे आने दें। और उसके बाद अब उसमें से आपने अपनी सिचुएशन को बेहतर कैसे करना है उसकी तरफ आप एक्सेल करें, उसके बारे में सोचें, एक्शंस लें। तो तो डेफिनेटली सोच का ताल्लुक है। आपको अपनी सोच पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, तो स्ट्रेस भी आपको कम होगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस चैट विंडो में भी आए हुए हैं और उसको मैं यहाँ पे एड्रेस कर लूँ। और फोरम ओपन है, अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, माइक्स अपने ओपन कर लें और उसको आप क्वेश्चन कर लें। हमारे पास है कि पेरेंट्स भी आजकल जो है वो अ, अपने किड्स को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, स्ट्रेस डाल रहे होते हैं उनके ऊपर, और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने की हमें जरूरत है। देखें, हमें पेरेंट्स सबसे पहले तो हमें ये देखना है, एक छोटा बच्चा जो है वो तो हो सकता है अपने स्ट्रेसर को बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट या फाइंड आउट नहीं कर सके, तो हमें उसके स्ट्रेसर को फाइंड आउट करना है।
अगर बच्चा जो है वो स्ट्रेस फील कर रहा है और वो किसी प्रॉब्लम में आ रहा है, देखें स्ट्रेस स्टेज 1 और 2 में जब तक रहता है वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो सोचना है वो जो स्ट्रेस स्टेज 3 में आ गया है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम जो उस बच्चे पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो हम उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसके रीज़न्स क्या हैं? क्या वो स्ट्रेस बच्चे के लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो वो उस पे रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है? वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए तो वो क्यों नहीं कर रहा है? उसकी लैकिंग्स क्या हैं? फिर हम उसका स्ट्रेस भी कम करें और उसके प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना शुरू करें। जैसे एक स्टूडेंट है, वो सुबह उसे उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है और वो स्कूल टाइम पे नहीं जा सकता है। अब देखें पेरेंट्स भी उसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे सुबह उठने के लिए, स्कूल वाले उसके ऊपर अलग स्ट्रेस डालेंगे। बाकायदा जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पर एक स्लीपिंग प्लेस छोटे बच्चों के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मॉन्टेसरी किड्स का इश्यू होता है। उनके लिए एक स्पेस मौजूद होता है जहाँ पे वो अगर उन्हें नींद आ रही है तो वहाँ पे वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स सो जाते हैं। तो देखें, हर तरह से सॉल्यूशंस हमें निकालना होगा और स्ट्रेसर को पॉइंट आउट करके स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करके कोई ना कोई सॉल्यूशन उसके लिए निकालना होगा। बच्चों को हमें बेजा स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन। अब अगर हम ये तो नहीं कर सकते कि सुबह उठाना छोड़ दें, उसको स्कूल भेजना बंद कर दें, लेकिन सॉल्यूशंस हमें देखना पड़ेगा। उसकी रूटीन खराब तो नहीं है, रात में देर से तो नहीं सोता है, क्योंकि ये नेचुरल है। अगर एक बच्चा अपनी रात की नींद पूरी करेगा तो वो सुबह उठने में उसे कोई इश्यू नहीं होगा। स्कूल में तो उसको बड़ा मज़ा आता है, हर बच्चे को मज़ा आता है, उसको अच्छा फ़ील होता है स्कूल जाने में। लेकिन वो रोना कब स्टार्ट करता है? जब वो स्ट्रेस फ़ील करता है। तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमने उसको ओवर स्ट्रेस तो नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हमने ओवर स्ट्रेस नहीं किया हुआ है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली उस प्रॉब्लम जो जिस प्रॉब्लम की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसको हमें रिज़ॉल्व करना चाहिए। एक हमारे पास आया हुआ है कि हम कैसे मैनेज करें, बेस्ट वेज़ क्या हैं, वो सारे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि मेरा स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर हो गया है। तो बेसिकली शुरू में हमने डिस्कस किया था कि हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम ओवर स्ट्रेस तो नहीं है? क्या अब स्ट्रेस जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं बन गया है? उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। हमारे मूड के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसा सिचुएशंस डेवलप होंगी कि हम एंजाइटी की सिचुएशन होगी, डिप्रेशन, सैडनेस फील करेंगे। हम हेडेक फील होगा, बॉडी पेन फील होगा, मसल्स टेंशन फील होगी हमें। और इसके अलावा स्मोकिंग हो सकता है स्टार्ट कर दें, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर तो नहीं हो गया है। और इसी के साथ-साथ हम हो सकता है लोगों को अवॉइड कर रहे हों, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हों। हो सकता है कि हम चीज़ों को खामख़ा डिले करने की ट्रिक्स यूज़ कर रहे हों। ये भी वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर हो चुका है। अ, और इसी तरह से एक सवाल आया था कि हम स्ट्रेस को किस तरह से रिड्यूस करें? अ, अगर आपको जज किया जा रहा हो आपके वर्क प्लेस पे उस चीज़ से जिसका आपका ताल्लुक ही नहीं है, गालिबन जो मैंने समझा है वो यही है कि जिस चीज़ से आपका ताल्लुक नहीं है, आपको उस चीज़ के मुताबिक जज किया जा रहा हो। तो देखें, इसका बहुत आसान तरीका है। बात करें अपने, जो लोग आपको जज कर रहे हैं उनसे बैठ के बात करें। हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हों, हो सकता है कि वो गलत समझ रहे हों। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये चीज़ों को बहुत बेहतर बना देती हैं। तो जब हम इस हवाले से कम्युनिकेट करेंगे अ, तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अच्छा, एक सवाल हमारे पास और आया है कि
कैरियर का जो स्ट्रेस होता है उसके हवाले से हमें गाइड कर रहे थे। तो बेटा कैरियर का जो स्ट्रेस है वो उसको हमें गुड स्ट्रेस के तौर पे लेना चाहिए। देखें, एवरी डे अगर हम एवरी डे अगर हम अपनी इवैल्यूएशन करें और उसमें हम देखें कि हमने प्रोसीड किया, आगे हम प्रोसीड कर गए, तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेस फील नहीं होगा, वो गुड स्ट्रेस होगा। हम किसी ऐसी कंडीशन में नहीं चले जाएंगे जिसमें हमें प्रॉब्लम हो, वो स्ट्रेस हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो हमें ये चीज कैरियर के हवाले से स्ट्रेस तो देखें लेना चाहिए, लेकिन उससे गुड स्ट्रेस होना चाहिए। हम अपनी एक्टिविटीज को डेली बेसिस पे इवेल्युएट करें कि जहां पे हम कल खड़े हुए थे क्या आज वहीं पर हैं या उससे आगे निकल चुके हैं। अगर हम आगे चले गए हैं तो इट्स गुड, ये चीज हमें मोटिवेट करेगा मजीद आगे जाने के लिए। लेकिन अगर हम खामखा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर ये चीज हमें स्ट्रेस बना लेगा। देखें, जो जो अर्ली करियर में होते हैं उन्हें एक टाइम देना होता है अपने करियर को। तो अपने करियर को आपने टाइम देना है, हार्ड वर्क करना है, और सब बातों से पहले जो बात है वो ये है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम अपना एवेल्युएशन करेंगे तो हम अपने करियर का जो स्ट्रेस है उसको बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और हम अपने इस वेबिनार को यहाँ पे एंड करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस वेरी इंटरेक्टिव सेमिनार। मैं अपने दोनों गेस्ट स्पीकर्स मिस हुमा एंड मिस्टर अब्दुल रहमान, उन दोनों का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और वो यहाँ पर आए। अब्दुल कदीर साहब का हैंड रेज हुआ हुआ है, अगर आप इनको ले लें। जी सर, इजाजत दे, मुझे एक लास्ट मिनट चाहिए थी। आपका जो लास्ट जी जी, पॉइंट था ना, श्योर उसमें एक चीज श्योर। ऐड करना चाह रहा था कि मुझे अपने यानी कि डिफरेंट जॉब्स और बैंकिंग करियर में ओवरऑल जो है ना 11 to 12 ईयर्स हो गए। अच्छा, न्यू कमर्स जो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे, तो न्यू कमर्स के लिए एक छोटी सी सजेशन ये है कि एक स्ट्रेस हम जब न्यू कमर्स होते हैं वो इस वजह से भी आती है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लें। हम जब किसी न्यू जॉब में एंटर होते हैं, किसी भी कंपनी में या बैंक में या ऑफिस में, तो हम ये देखते हैं कि यार जो सीनियर्स लोग हैं उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो हम उस एहसास से कमतरी की जो है ना उसमें जाने लगते हैं, वो एक तरह की स्ट्रेस होती है। तो वो नहीं करना, छोटे छोटे गोल्स हमने सेट करने हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने उन गोल्स को अचीव करना है। तो क्या होगा, स्ट्रेस भी कम होगी, गोल्स भी छोटे होंगे, अचीव भी जल्दी होंगे, और हमें मजा भी आएगा उन गोल्स को अचीव करने में कि हम कर सकते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद अपने आप का मुहासबा करना है कि हम पहले कहाँ पर थे और आज कहाँ पर है। तो इस तरह से हम न्यू कमर्स के लिए एक छोटी सी सजेशन थी कि इस तरह से हम अपनी जो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी कैरियर लाइफ को जो है ना, कॉर्पोरेट लाइफ को अपनी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। जी, बहुत अच्छी सजेशन है। और बिल्कुल डेफिनेटली न्यू कमर्स भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत अच्छी बात की कि हम जो आगे करियर में जा चुके हैं उनको देख के एहसास से कमतरी का शिकार ना हो, बल्कि हम अपनी सारी एफर्ट अपने वर्क और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर लगाएं। और क्या पता कि जहां वो 5 इयर्स या 10 इयर्स या 20 इयर्स के बाद हैं, हम उनके भी आगे हों, तो हम उन्हें देख के परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं आना है हमें, बल्कि हमने बेहतर अंदाज से आगे चलना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली इट वाज एन इंटरैक्टिव सेशन और आई होप कि सबके क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर जो है ना हुए हों। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लॉजिक सॉल्यूशन की जो अपकमिंग वेबिनार सीरीज में जो सेशन हमारा कंडक्ट होने वाला है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, जिसके जो स्पीकर हैं वो हैं इंजीनियर शाहिद इनायत। डेफिनेटली वो सेशन भी हमारा बहुत ही जबरदस्त होगा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा, उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएंगी।
और जो है जो ग्रुप आपका बनाया है उसी में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएंगी। और अभी हम आपको फीडबैक फॉर्म भी भेजेंगे, काइंडली उसको भी फिल कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।